हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्टकॉम में। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा थ्योरी को यानी कि कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन को किया, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू को किया। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वीवीआई लघु और दीर्घ क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को करने वाले हैं इस चैप्टर का, क्योंकि आप जानते हैं शीत युद्ध का दौर जो चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करेंगे ओनली वीवीआई लघु और दीर्घ यानी कि शॉर्ट और क्वेश्चन को हम लोग एक साथ करेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये पीडीएफ जो है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट तनु क्लासेस से मिल जाएगा। आपको सर्च करना गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर पे तनु क्लासेस, लेकिन वो 3-4 दिन के अंदर आपको मिलेगा। अगर आप लोग थ्योरी को नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले जाकर थ्योरी को देखें। इससे क्या होगा दोस्तों, 90% क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप लोग थ्योरी को देख लेते हैं। तो सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है शीत युद्ध क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। हम लोग जानते भी हैं कि शीत युद्ध का मतलब होता है कोई युद्ध का नहीं होना, यानी कि दो आदमी जब लड़ाई कर रहा है, बंदूक लेके एक दूसरे के सामने खड़ा है लेकिन एक दूसरे को मार नहीं रहा है, तो इसी को शीत युद्ध के नाम हम लोग देंगे। ठीक है, तो देखिए शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध वह स्थिति होती है जिसमें वातावरण तनावपूर्ण होती है, यानी कि एक वातावरण जो है वो तनावपूर्ण होता है, स्ट्रेस भरा हुआ होता है, टेंशन भरा हुआ होता है, परंतु युद्ध नहीं होता। तनावपूर्ण होता है, बंदूक लेके खड़ा होता है, लेकिन युद्ध नहीं होता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच उत्पन्न तनाव, टेंशन और स्ट्रेस की स्थिति को ही शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था दोस्तों? 1945। आप लोग ध्यान रखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो उत्पन्न स्थिति, जो तनावपूर्ण स्थिति था अमेरिका और सोवियत रूस के बीच, सोवियत संघ के बीच, तो यही दोनों के बीच का जो तनावपूर्ण था इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शीत युद्ध का नाम देंगे। इन दोनों गुटों के बीच कोई स्थिति यानी कि इन दोनों गुटों के बीच कोई पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा, परंतु विश्व तृतीय विश्व युद्ध से बच गया। यानी कि इन दोनों देशों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन इससे क्या हुआ कि तीसरे विश्व युद्ध से जो है हमारा जो विश्व है वो बच गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं टोटल 2 बार हो चुका है, सेकंड वर्ल्ड वार भी हो चुका, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार होने से बच गया सिर्फ इसी के कारण, शीत युद्ध के कारण। ठीक है, शीत युद्ध का मतलब होता है कोई युद्ध का नहीं होना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज आप उसको नोट जरूर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है? क्यूबा जो कि एक अमेरिका से सटा हुआ था, लेकिन वो चल रहा था रूस के बहाने, रूस के चलते। समझ रहे हैं आप लोग, पॉइंट को समझिए। क्यूबा जो है एक जगह है, एक द्वीप है जो कि अमेरिका के बॉर्डर से सटा हुआ है, लेकिन दोस्तों वो चल रहा था रूस के, यानी कि रूस जो है उसको आर्थिक मदद करता था, सैन्य शक्ति देता था, तो हमेशा रूस के कहने पर चलता था क्यूबा। ठीक है, तो देखिए क्यूबा जो है वो अमेरिका का तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का गठजोड़ जो है वो सोवियत संघ से था, यानी कि क्यूबा का जो तालमेल है वो कहां से था, सोवियत संघ से था। अप्रैल 1961 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सताने लगी थी कि अमेरिका क्यूबा पर हमला कर देगा। यह चिंता किसको सताने लगी थी? यह चिंता सोवियत संघ को सताने लगी थी कि अमेरिका जो है वो क्यूबा पर हमला कर देगा, क्योंकि क्यूबा जो है वो रूस के इशारे पर, सोवियत संघ के इशारे पर चल रहा था। इसलिए 1962 में सोवियत संघ के जो नेता थे जिसका नाम था खुश्चेव, क्या था ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सोवियत संघ के नेता था खुश्चेव, वो 1962 में परमाणु मिसाइल तैनात कर दिया। कहां पर? क्यूबा में। और हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने में आ गया था। इस प्रकार के कार्य से सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य क्षेत्र के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर आक्रमण कर सकता था। इसका पता अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद लगा, जिससे दोनों महाशक्तियों के बीच संपूर्ण युद्ध का माहौल बन गया था और पूरी दुनिया डरी हुई थी, सहमी हुई थी। इसी घटना को क्यूबा का मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना ये है अपने शब्दों में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है विद्यार्थी अपने शब्दों में लिखे, प्रश्न पत्र में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि देखिए क्यूबा जो है वो एक जगह है, द्वीप है जो कि अमेरिका के बॉर्डर से सटा हुआ था। हुआ क्या कि ये जो क्यूबा है वो किसके तालमेल जो है किसके साथ था भाई? सोवियत रूस के साथ था, सोवियत संघ के साथ था। तो अमेरिका को यह बात अच्छा नहीं लगी, अमेरिका जो है क्यूबा को अटैक करने वाला था, यानी कि क्यूबा पर अटैक करने वाला था। लेकिन उससे पहले जो खुश्चेव था, क्या नाम था? खुश्चेव, वो जो है सोवियत संघ के राजा थे, उस समय जो है एक प्रकार का राष्ट्रपति थे, तो वो जो है मिसाइल तैनात कर दिया अमेरिका के खिलाफ और पहली बार अमेरिका जो है वो नजदीकी निशाने पर आ गया था। और अमेरिका को इनके बारे में 3 हफ्ते के बाद पता चला था। समझ रहे, 3 हफ्ते के बाद। फिर आगे अगर आप देखेंगे तो कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेरों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। ऐसी स्थिति से अभ्यास हो रहा था कि युद्ध होकर रहेगा, इसी को क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। और युद्ध लेकिन नहीं हुआ, तो इस स्थिति से लग रहा था, क्योंकि भाई अब देखिए क्यूबा के पास हथियार ऑलरेडी है, ऑलरेडी अटैक में, यानी कि आप जो है बंदूक तैनात करके रखे हैं, तो इससे क्या लगेगा कि युद्ध हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबा मिसाइल संकट। और इसी का खत्म होने के बाद जो है
एक प्रकार का बोल सकते हैं शीत युद्ध भी खत्म हो गया था। तो क्यूबा मिसाइल संकट आपको समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछा जाता है, आपको पूरा पॉइंट को लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। 1962 में कौन, सोवियत संघ के नेता जिसका नाम था खुश्चेव, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अपने शब्दों में आपको आंसर देना है दोस्तों, मैं बस आपको यहाँ पर हेल्प कर रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या शीत युद्ध विचारधारा का संघर्ष था? क्या शीत युद्ध विचारधारा का संघर्ष था? समझेंगे इस क्वेश्चन को, आंसर को देखेंगे समझ में आ जाएगा। शीत युद्ध सिर्फ शक्ति प्रदर्शन, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था। यानी कि जो हम लोग समझते हैं कि शीत युद्ध जो है वो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन यानी कि शक्ति को दिखाना, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन, ये सिर्फ यहीं तक नहीं था ये सीमित, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना अपना दबदबा बनाने लगा था। अब अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताएं तो विचारधारा का मतलब क्या होगा, एक प्रकार का पूंजीवादी विचारधारा था, एक प्रकार का साम्यवादी। साम्यवादी जो है वो सोवियत संघ के पास था और पूंजीवादी जो है अमेरिका के पास। पूंजीवादी का मतलब क्या होता है कि आपका जो निजी संपत्ति है उसका मालिक आप खुद है, आपका जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक आप खुद है, इसको बोलते हैं पूंजीवादी। और साम्यवादी, समाजवादी किसको बोलते हैं, यानी कि आपका प्रॉपर्टी का मालिक, आपका प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो सरकार हो जाता है। तो अमेरिका जो है वो पूंजीवादी को सपोर्ट करता था और सोवियत संघ जो है वो किसको करता था भाई, साम्यवादी को। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है, विचारधारा की क्या एक विचारधारा की लड़ाई थी, संघर्ष था, ये शीत युद्ध। तो देखेंगे बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना दबदबा बनाने में लगा था। दुनिया दो गुटों में स्पष्ट रूप से बट गई थी। दुनिया जो है वो दो गुटों में बट गई थी। पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई जो है, यानी कि दो गुट में जो बटा था, तो पहला गुट कौन है, पश्चिमी गठबंधन का जो अगुवाई है, या अगुवाई लिखा हुआ है, अगुवाई जो है वो अमेरिका कर रहा था। और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थक था, ठीक है। अमेरिका का जो गुट था, अमेरिका का गुट वो किसका समर्थक था, तो पूंजीवाद का। और एक दूसरा गठबंधन था जो कि पूर्वी गठबंधन, ये अगुवाई कौन कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था। और यह गुट समाज और साम्यवाद को, समाजवादी और साम्यवादी को जो है एक समर्थक था, ठीक है। सोवियत संघ जो है साम्यवादी और अमेरिका जो है पूंजीवादी, ये पॉइंट को आपको लिखना ही है। ऐसे में किसी देश के लिए यह रास्ता था कि वह या तो अपनी सुरक्षा के लिए किसी देश के साथ मिले, क्योंकि अगर वो कोई गुट के साथ नहीं मिलेगा तो उसको फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। अब अगर वो सोवियत संघ के साथ मिलता है तो उसको भाई साम्यवादी वाला शासन एक प्रकार का अपनाना पड़ता है, विचारधारा को अपनाना पड़ता है। और अमेरिका के साथ मिलता है तो पूंजीवादी, ठीक है। लेकिन भारत जो है यहाँ पर ऐसा नहीं कदम, वो किसी के साथ नहीं मिला था। आगे इसके बारे में लोग पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष में। तो ऐसे में किसी देश के लिए यह रास्ता था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाए। जुड़ जाने से इन दोनों देशों के हथियार और आर्थिक मदद मिलती थी, और इन दोनों से जो हथियार है और आर्थिक मदद मिलती थी अगर किसी से जुड़ जाता था तो, ठीक है। यही विचारधारा एक दूसरे के विरोधी थी और दोनों ही गुट अपनी अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। तो यही दो विचारधारा था भाई, एक साम्यवादी और एक पूंजीवादी, जो कि दोनों देशों के बीच भिन्न थे। तो विचारधारा का संघर्ष था। आपको यही पॉइंट को पूरा को लिखना पड़ेगा। आप समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार। एक बार चेक करें तो वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, चले दोनों ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु युद्ध के एक बड़े युद्ध का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। परमाणु युद्ध के एक बड़े युद्ध का वर्णन कीजिए। देखिए परमाणु युद्ध का एक बड़ा उदाहरण अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों पर बम गिराना था। यानी कि जो अमेरिका जो है बम गिराया था 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो उसी के बारे में बात करें। परमाणु युद्ध का एक बड़ा उदाहरण यही है कि अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों पर जो बम गिराया, आज तक वहां पर अब जापान में बच्चे जो है नगरे लुल्ले पैदा हो रहे हैं। ठीक, अभी भी वो परमाणु का असर है, परमाणु बम का। तो अगस्त 1945 में, ध्यान रखेंगे कब गिराया था भाई, अगस्त 1945 में ये बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। नागासाकी और हिरोशिमा पर, जापान का एक क्षेत्र है हिरोशिमा और नागासाकी, यहीं पे जो है ये बम गिराया गया था। कब? 1945 में। फिर इसके कारण जनधन की बहुत अधिक हानि हुई थी। किसको? जापान को। तो जापान को इस परमाणु बम के कारण जनधन की बहुत ज्यादा हानि हुई थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे, घायल हुए या अपाहिज हो गए थे। आज भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है और आज भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है यहाँ पर जापान में। और घटना के पश्चात जापान ने घुटने टेक दिया और दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। और यही घटना के पश्चात जापान जो है वो घुटना टेक दिया, अमेरिका के आगे अपना सर झुका लिया, फिर जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है खत्म हो गया, अंत हो गया। समझ गए? तो परमाणु युद्ध के एक बड़े युद्ध का वर्णन यही है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शीत युद्ध के प्रमुख कारण बताइए। यानी कि शीत युद्ध का जो प्रमुख कारण है उसको हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं। वैसे कोई भी युद्ध के पीछे बहुत ज्यादा कारण होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रमुख कारण को देखेंगे। सबसे पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया। सबसे पहली बार विश्व जो है दो शक्तिशाली, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका, दोनों में विभाजित हो गया। एक और अमेरिका और दूसरी ओर राष्ट्र थे, यानी कि साथी राष्ट्र थे, और दूसरी ओर सोवियत रूस और उसके मित्र थे। समझ रहे? एक और अमेरिका और उसके साथी राष्ट्र और दूसरी ओर सोवियत रूस और उसके मित्र थे।
पूर्वी यूरोप में साम्यवादी दलों के उदय से अमेरिका और ब्रिटेन को खतरा उत्पन्न हो गया, वे इससे भयभीत हो गए। और पूर्वी यूरोप में यानी कि जिधर सोवियत संघ था उधर जो है साम्यवादी को बहुत जल्दी से अपनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा, क्योंकि साम्यवादी में जो है इसका क्या एक प्रकार का आपका प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो जाता है भाई, सरकार हो जाता है। लेकिन पूंजीवादी में वैसा नहीं, पूंजीवादी में आप अपना प्रॉपर्टी का खुद मालिक होते हैं। तो इसी चीज को देखकर के अमेरिका जो है बहुत ज्यादा भयभीत हो गया और बहुत घबरा गया। कौन कौन? अमेरिका और ब्रिटेन, इसी साम्यवादी शासन को देख करके। फिर आगे देखिए तीसरा कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो C2, NATO नाटो, SEATO C2। अगर आप लोग प्लीज थ्योरी को नहीं देखें, मैं सजेस्ट करूंगा आप थ्योरी को जरूर देखेंगे, एक्सप्लेनेशन को उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वो देखेंगे ये सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो और C2 जो था वो सैनिक गुटों का निर्माण हुआ और इन गुटों में विनाशकारी हथियारों की होड़ लग गई। फलस्वरूप गुटबंदी करने वाले देशों के बीच तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो गया। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद एक नाटो का, एक C2 का, एक वर्षा संधि का, इन सभी चीजों का जो निर्माण हुआ और गुटों में विनाशकारी हथियारों की होड़ लग गया। इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि गुटबंदी करने वाले जो गुटबंद कर रहे थे उन देशों के बीच तनावपूर्ण वातावरण जो है उत्पन्न हो गया। अब आगे देखिए, यही था आपका कुछ प्रमुख रीजन, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रमुख रीजन पूछ रहा है तो हम लोगों ने प्रमुख रीजन दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, महाशक्तियों का उदय किस प्रकार शीत युद्ध का कारण बना? यानी कि जो महाशक्ति का उदय हुआ दोनों देशों में, तो ये किस प्रकार शीत युद्ध का कारण बना, इसको समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण जो भी हो उसका परिणाम यह हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, समाप्ति हुआ, तो इसका परिणाम यही हुआ कि वैश्विक राजनीतिक मंच पर दो महाशक्तियां, एक प्रकार का दो महाशक्ति उदय हो गया, यानी कि जन्म ले लिया। जर्मनी और जापान हार चुके थे और यूरोप तथा शेष संसार विनाश की मार झेल रहे थे। जर्मनी और जापान जो है वो भाई वो हार चुका था, जापान तो घुटने टेक दिया था वो जब उस पर परमाणु हमला हुआ हिरोशिमा और नागासाकी पर, और ये आपका जो जर्मनी है वो भी हार चुका था। तो यूरोप तथा शेष संसार जो विनाश की मार से बहुत ज्यादा परेशान था, एक प्रकार का बोल सकते हैं आर्थिक हानि जो है बहुत ज्यादा हुआ था यूरोप के लगभग सभी देशों को। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी और अमेरिका और विश्व, क्योंकि भाई यूरोप पूरा कमजोर हो गया, इधर पूर्वी तरफ भी पूरा कमजोर हो गया, अब एक सोवियत संघ बच गया और एक अमेरिका बच गया, ये दोनों क्या हो गया, एक बहुत बड़ा शक्तिशाली बन गया, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। इनके पास इतना सामर्थ्य था कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। और अमेरिका जो है इसी को देकर के एक निकाला था आपका मार्शल योजना। समझ रहे, मार्शल योजना में क्या था? मार्शल योजना में था कि जो यूरोप के जो देश थे उसको आर्थिक मदद देना, उसको एक प्रकार का जो बुरा स्थिति था उससे उसको दूर करना, उससे उसको मुक्ति दिलाना। ये अमेरिका मार्शल योजना जो निकाला था उसी के अंतर्गत ये आता था। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इनके पास इतना सामर्थ्य था कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के आमने सामने होना शीत युद्ध का कारण बना। और क्योंकि अमेरिका भी अपने आप को दादा समझता था एक प्रकार का, ठीक है, उसी तरीके से सोवियत संघ भी समझता था, बस यही एक कारण था जो कि एक दूसरे के सामने आ गया और शीत युद्ध का कारण बना। अब देखिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार ने शीत युद्ध को जन्म दिया। कैसे? यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ जब पूरे देश, पूरे दुनिया जब एक प्रकार का समझ सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक प्रकार का पूरे देश में, पूरे दुनिया में एक प्रकार का अकाल की स्थिति आ गया था, लेकिन एक अमेरिका और सोवियत संघ था जो कि बहुत शक्तिशाली था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार ने शीत युद्ध को कैसे जन्म दिया, यानी कि एक दूसरे के बीच ऐसा युद्ध कैसे हो सकता है, ये चीज यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के शीघ्र, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के जस्ट बाद ही सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक दूसरे के विरुद्ध घिनौने प्रचार करने, जासूसी करने तथा अधिक से अधिक क्षेत्रों को अपने प्रभावाधीन लाने से आरोप प्रत्यारोप लगाए। मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सोवियत संघ एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, ये दोनों क्या क्या सभी देशों में गया। सबसे पहले तो भाई एक दूसरे का जासूसी करने लगा, ठीक है, घिनौना प्रचार करने लगा, जासूसी करने लगा और सभी देशों में जाकर के अपना विचारधारा को फैलाने लगा। सोवियत संघ जो है साम्यवादी को, समाजवादी को, वहीं पे अमेरिका जो है पूंजीवादी को। ठीक है, तो ये फटाफट ये विचारधारा को जो है अपने प्रभावाधीन लाने के आरोप प्रत्यारोप लगाए। अमेरिकी समाचार पत्रों ने सोवियत संघ के विरुद्ध भड़काने वाले कुछ शीर्षक प्रकाशित किए, यानी कि अमेरिकी जो समाचार पत्र थे वो सोवियत संघ के विरुद्ध लोगों को भड़काने के लिए, सोवियत संघ के खिलाफ बोलने के लिए कुछ ऐसा शीर्षक प्रकाशित किया जैसे साम्यवादी प्रसार से ईसाई सभ्यता को डूबने का खतरा। समझ रहे हैं, जैसे अभी हो रहा है ना धर्म के नाम पर, तो उन लोगों ने भी कुछ इस प्रकार अमेरिका जो है घिनौनी हरकत किया। सबसे पहले यही किया कि भाई न्यूज आर्टिकल में जो है सबसे पहला शीर्षक यही दिया कि साम्यवादी प्रसार से ईसाई सभ्यता को डूबने का खतरा। जो साम्यवादी प्रसार हो रहा था तो उसे ये ईसाई को डराने लगा कि ईसाई सभ्यता जो है वो डूब जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है, गुंडों का नीच गिरोह, यानी कि आदि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अपने भाषा में कहा,
गुंडों का नीच गिरोह कहा, और एक कहा साम्यवादी प्रसार से ईसाई सभ्यता को डूबने का खतरा। ये किसने कहा भाई? ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अपने भाषण में कहा था। हमें एक प्रकार की तानाशाही के स्थान पर दूसरे प्रकार की तानाशाही की स्थापना को रोकना चाहिए। ये किसने कहा था भाई? ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल। अमेरिका कहा था साम्यवादी प्रसार से ईसाई सभ्यता के डूबने का खतरा, गुंडों का नीच गिरोह, ये कौन कहा था? अमेरिका कहा था। पेज के आर्टिकल में वहीं पे ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था चर्चिल, वो अपने भाषण में कहा हमें एक प्रकार की तानाशाही के स्थान पर दूसरे प्रकार की तानाशाही की स्थापना को रोकना चाहिए। ये कौन कहा भाई? ब्रिटेन कहा। दूसरे प्रकार के तानाशाही से उसका अभिप्राय था साम्यवाद से था, यानी कि जो एक तानाशाही वो पूंजीवाद था, और दूसरे प्रकार का जो तानाशाही बोला तो उसका मतलब क्या हुआ कि साम्यवाद को रोकना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार का जो है यहाँ पर घिनौना खेल हो रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, और यही था शीत युद्ध को जन्म देने का कारण। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है अवरोध क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। देखिए अवरोध, रॉक और संतुलन। परमाणु युद्ध की सूरत में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विजेता कौन है? अवरोध क्या है? अवरोध, रॉक और संतुलन। परमाणु युद्ध की सूरत में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विजेता कौन है? यह तय करना भी असंभव होता क्योंकि दोनों महाशक्तियों के पास इतने परमाणु हथियार थे जो एक दूसरे को विनाश कर सकते थे। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कौन जीतता, कौन विजेता होता, तो इन दोनों के बीच अनुमान लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि दोनों के पास परमाणु शक्तियां था और इतना शक्ति था कि वो एक दूसरे को विनाश कर सकते थे। दोनों देशों ने इस बात को समझा और इस युद्ध को रोक लिया, खत्म कर दिया, रोकथाम करने का प्रयास किया, जिसे अवरोध कहा जाता है। और इसी क्रिया को, इसी को हम लोग अवरोध कहते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इसी को अवरोध लिख देना है, क्रिया वगैरह कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा कितना? 9। अवरोध जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 9 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पहले आप लोग समझेंगे। शीत युद्ध के दौरान प्रत्येक प्रतिस्पर्धी गुट के 3 सदस्य देशों के नाम बताइए। शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, यानी कि जो भाई प्रतिस्पर्धी गुट के 3 सदस्य है उसके नाम आपको पूछ रहा है। तो पूंजीवादी गुट में आपका हो जाता है फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका। अमेरिका तो आता ही है, साथ ही साथ फ्रांस और इंग्लैंड और फ्रांस, तो ये हो गया पूंजीवादी गुट में। साम्यवादी गुट में हो गया दोस्तों आपका सोवियत संघ, पोलैंड, रोमानिया। ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो गुट में 3 सदस्य देश का नाम पूछा यहाँ पर, 3 सदस्य। तो 3 में सबसे पहला पूंजीवादी गुट में आ गया फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, और दूसरा में आ गया दोस्तों साम्यवादी गुट में आ गया आपका सोवियत संघ, पोलैंड और रोमानिया। आप लोग प्लीज ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नाटो, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना पश्चिमी मतलब कि क्या है पूछ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नाटो क्या है, तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना जो है पश्चिमी गठबंधन ने 1950 में की। कब किया था भाई? 1950 में। सबसे पहला पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, नाटो की जो स्थापना है वो कब हुआ था? 1949 में। प्लीज आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना जो है पश्चिमी गठबंधन ने 1949 में, जिसमें शुरू में कितने देश शामिल थे? 12 देश। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। टोटल कितने देश थे दोस्तों? 12 देश शामिल थे। कौन से संधि में? नाटो संधि में। कब लागू हुआ था? 1949 में। कब इसकी पश्चिमी गठबंधन ने कब 1950 में किया? 12 देश शुरू में शामिल था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अमेरिका अथवा पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप में मजबूत करना था। और कोई भी संधि का बनाने का, ये नाटो संधि का माने कोई भी संधि बनता है तो उसका मतलब ये होता है जो भी देश उससे जुड़ते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 12 देश जुड़ा, तो 12 देश पर अगर कोई भी हमला करता, कोई बाहरी देश आकर के हमला करता ये 12 देश के अलावा, तो ये क्या करता? उल्टा समझता कि नहीं ये हम पर हमला किया। 12 देश, टोटल 12 देश सोचता कि हम पर हमला किया है, अब हम लोग को उल्टा हमला करना चाहिए, फिर ये लोग उस पर उल्टा हमला कर सकता है कोई भी देश, ये 12 देश में। ठीक है, यही है यहाँ पर। तो उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन की स्थापना भाई पश्चिमी गठबंधन 1950 में किया था, जिसमें शुरू में 12 देश थे। इसका मुख्य उद्देश्य जो है अमेरिका अथवा पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप में मजबूत करना था, यही एक मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, तथा नाटो ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी अगर हमला होगा, ये 12 देशों में से किसी एक पर भी हमला होगा, तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला समझेंगे और फिर उस पर उल्टा हमला भी कर सकते हैं। किसी एक पर भी अगर हमला हुआ तो सभी जितने भी 12 देश है वो सभी सोचते कि भाई हम पर हमला किया। ठीक है, पहले 12 देश था, अभी बहुत देश है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्सा पैक्ट में कौन कौन से देश शामिल थे? शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। वीडियो को मैं ज्यादा लंबा बनाने का कोशिश नहीं करूंगा, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबी बन रहे दोस्तों, लेकिन क्योंकि सिलेबस हम लोग को कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा आप लोग को टाइम देना ही पड़ेगा प्लीज। और प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं यार। देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत से पीडीएफ तैयार करते हैं, क्वेश्चन तैयार करने में दोस्तों आपको मालूम ही है कितना टाइम लगता है पीडीएफ तैयार करने में। आप लोगों से विनम्र विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, टेलीग्राम में, जहां भी हो अपने दोस्तों
दोस्तों को स्टेटस वगैरह लगाइए, शेयर कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए, प्यारा सा एक कमेंट कीजिए कि सेशन आपको कैसा लगा, कौन सा क्वेश्चन में डाउट हुआ, सभी तरह का। ठीक है, देखिए वर्साय पैक्ट में कौन कौन से देश शामिल थे। वर्साय पैक्ट में कौन कौन सा देश शामिल था भाई, तो वर्साय पैक्ट एक सैनिक संधि है जिसमें रूस, अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और पोलैंड आदि देश शामिल थे। यह संगठन नाटो संगठन के विरुद्ध था और ये जो संगठन था वर्साय संधि, वर्साय पैक्ट, ये नाटो के विरुद्ध बनाया गया था सोवियत संघ के नेतृत्व में। ठीक है, कौन कौन शामिल था इसमें, रूस, अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और पोलैंड। आपको ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस सभी क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 12, संक्षेप में उन परिस्थितियों की चर्चा कीजिए जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मेन मकसद क्या था, वो ना तो सोवियत संघ की तरफ जाना चाहते थे, ना ही आपका जाना चाहते थे इधर अमेरिका, पूंजीवादी अमेरिका की तरफ। तो इन लोगों ने गुट निरपेक्ष निर्माण किया जो किधरों नहीं गया। ठीक है, तो संक्षेप में उन परिस्थितियों की चर्चा कीजिए जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था, विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। आरंभ में गुट निरपेक्षता भारत की विदेशी नीति का एक महत्वपूर्ण अंग थी। आगे चलकर विश्व दो विरोधी गुटों यानी कि अमेरिकी और सोवियत संघ गुट में विभाजित हो गया। ये जो है आगे चलकर विश्व जो है वो दो विरोधी गुट, एक अमेरिका गुट और एक सोवियत संघ गुट में विभाजित हो गया। ऐसे में गुट निरपेक्षता में आंदोलन का रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे कई देशों ने, धीरे धीरे ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पर 1 सेकेंड, हाँ, धीरे धीरे कई देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपना ली। शीत युद्ध की स्थिति में संसार को गुट निरपेक्षता की आवश्यकता थी। हथियारों की होड़ से बचने के लिए भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की जरूरत थी। समझ रहे हैं, तो एक प्रकार का आप यहाँ पर अगर समझ गए हो तो संक्षेप में उन परिस्थितियों की चर्चा कीजिए जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय जो है कैसे प्रकार का बताएगा भाई, ऐसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे कई देशों ने भाई गुट निरपेक्षता की नीति अपना लिया और शीत युद्ध की स्थिति में संसार को जो गुट निरपेक्षता की आवश्यकता थी, जरूरत थी, और ये हथियारों की होड़ से बचने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की जरूरत थी। समझ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था और अब तक इसके कितने देश सदस्य हैं। गुट निरपेक्ष जो आंदोलन प्रथम सम्मेलन कब हुआ था और अभी इसके कितने सदस्य हो चुके हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन नेहरू था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कौन था, नेहरू था। नासिर और टीटो की पहल पर सितंबर 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में बुलाया गया। उसमें 25 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब तक इस आंदोलन के 116 देश सदस्य बन चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन नेहरू व नासिर और टीटो की पहल पर सितंबर 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में बुलाया गया था। कब, 1961 ईस्वी में, और इसमें 25 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब तक इस आंदोलन के 116 देश सदस्य बन चुके हैं। समझ गए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था भाई, 1961 में। कहां पर, यूगोस्लाविया की राजधानी में। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन 14 और एक 15 दो ही क्वेश्चन आपका बच गया, आप लोग को टेंशन बिल्कुल ले लेना। अब देखिए उन 3 देशों के नाम बताइए जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया था, उनके नेताओं के नाम क्या थे। यानी कि वो 3 आदमी के बारे में बताने के लिए बोल रहा है आपको भाई। जो एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो क्वालिटी जा रही है कि नहीं सही। चलिए बहुत अच्छा है। तो आपको जो है दोस्तों वो बात पूछ रहा है कि भाई गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया था और उनके नेताओं का नाम पूछ रहा है। ठीक है। तो भारत, मिस्र तथा यूगोस्लाविया, पश्चिम ये क्या लिखा हुआ, जवाहरलाल नेहरू है ना। चलिए भारत, मिस्र तथा यूगोस्लाविया, पश्चिम पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर एवं मार्शल टिटो। तो 3 देशों के नाम बताना बोल रहा है जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में था। यानी कि उन नेताओं के नाम आपको पूछ रहा है। तो देश का भी नाम, नेताओं का भी नाम। तो भारत के कौन थे भाई, भारत, मिस्र तथा यूगोस्लाविया, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कर्नल नासिर एवं मार्शल टिटो। ठीक है। मार्शल जो टिटो, कर्नल नासिर, और भारत, मिस्र तथा यूगोस्लाविया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 15, गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व है अथवा गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका है। ये सभी क्वेश्चन आपको मैंने यानी कि थ्योरी में पूरा पढ़ा रखा है, थ्योरी को पूरा लाइन बाय लाइन। उसके बाद ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व भाई, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका थी, समझिए। भारत ने अन्य देशों की सहायता से गुट निरपेक्ष आंदोलन को अस्तित्व प्रदान किया। भारत जो है, गुट निरपेक्ष क्या मतलब क्या होता है, तो भारत जो है वो अन्य देशों की सहायता से गुट निरपेक्ष आंदोलन को अस्तित्व प्रदान किया, यानी कि प्रकार का खड़ा किया उसको। 1961 में शुरू हुए इस आंदोलन के 25 सदस्य थे, यह अब 116 सदस्य बन चुका है। ठीक है। तो 1961 में जब ये बना था गुट निरपेक्ष, उस समय कितना था दोस्तों, टोटल 25 सदस्य था, लेकिन अभी जो है टोटल 116 सदस्य हो चुका है। ठीक है। भारत आरंभ से ही इस आंदोलन का समर्थक रहा है। इस आंदोलन का महत्व निम्नलिखित दृष्टियों से है। तो भारत जो है वो शुरू से ही इस आंदोलन का समर्थक रहा है। और इस आंदोलन का महत्व क्या है भाई, तो सबसे पहला है आपका उपनिवेशवाद को समाप्त करना। उपनिवेशवाद को समाप्त करना, ये सबसे पहला
यानी एक प्रकार का महत्व है दृष्टि से है, ठीक है। आंदोलन भारत इस आंदोलन का समर्थक रहा। इस आंदोलन का महत्व निम्नलिखित दृष्टि से है। सबसे पहला उपनिवेशवाद को समाप्त करना, दूसरा है बड़े बड़े देशों में समझौता करना, तीसरा है विश्व को विकास की ओर अग्रसर करना, विश्व को विकास की ओर अग्रसर करना, और चौथा है क्वेश्चन दोस्तों निःशस्त्रीकरण लागू करना एवं शांति स्थापित करना, और पांचवा है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। पार्ट 2 में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन अभी बहुत है, आपको बिल्कुल टेंशन लेना है, सभी क्वेश्चन आपको यहीं पे कराए जाएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन लेना है। आप लोगों को सिर्फ याद रखना है कि पार्ट 1 में जो है टोटल 15 क्वेश्चन किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 16 क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये पीडीएफ जो है आपको कुछ दिन के अंदर हमारा ऑफिशियल वेबसाइट तनु क्लासेस में मिल जाएगा। सर्च करेंगे आप लोग तनु क्लासेस गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर पे, वो आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। वहीं पे जाकर के आपको देख लेना है जो भी नोट्स वगैरह जो भी मिलता है। चलिए फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई कीजिए। थ्योरी नहीं देखें, थ्योरी भी देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डाला वो भी देख लीजिए। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर चैप्टर 2 का भी इसी तरीके से आएगा, चैप्टर 3 का भी, 4 का भी, सभी का भी, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।